तो भाई लोग, हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि कैसे पश्चिम बंगाल, जो कि बाद में पश्चिम बंगाल, अभी तो हमारा बंगाल ही है जो हम पढ़ा रहे हैं, तो इस टाइम भी बंगाल ही है। ठीक है, तो बंगाल, अवध, कर्नाटक और हैदराबाद कैसे मुगल साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र हो गए। ठीक है, इतना मैंने बताया था कि इतने लोग अलग हो गए, 4 लोग, और कैसे स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे। ठीक है, क्योंकि ये अवध, मुगल, अवध, बंगाल और कर्नाटक, हैदराबाद, ये जितने भी स्वतंत्र राज्य बने, ये इसमें से सारे के सारे मुगल अधिकारी थे। ठीक है, सूबेदार, दीवान, ये सब थे। ठीक है, इस चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा है बंगाल। ठीक है, तो बंगाल का मैंने बताया था कि बंगाल का जो नवाब बना, ठीक है, वह पहले क्या था, पहले वह दीवान था औरंगजेब के द्वारा, और औरंगजेब के बाद फिर उसे फर्रुखसियर ने 1717 में उसे बना दिया था वहां का सूबेदार। ठीक है, अब देखिए, पहले जब वह 1717 में मुर्शिद कुली खां 1700 नहीं, जब औरंगजेब था, जब उसे दीवान बनाया था, तो उस टाइम में वहां का सूबेदार था अजीम उसान। ठीक है, औरंगजेब के टाइम वहां ये दीवान था, 1700 में औरंगजेब था उस टाइम, और वहां का सूबेदार था अजीम उसान। लेकिन यह हमेशा सरकारी कामों काज में बिजी रहता था, तो यह हमेशा दिल्ली रहता था, राजधानी ही रहता था। तो मुर्शिद कुली खां के पास सूबेदार और दीवान दोनों की जिम्मेदारी रहती थी। ठीक है, फिर 1717 में फर्रुखसियर ने इसे बना दिया वहां का सूबेदार। तो इसे पहले से पता था, और सूबेदार का जो इसे कार्य रहता था वो भी इसे पता ही रहता था। तो इसने क्या किया, पूरी तरह घोषणा नहीं किया। ठीक है, घोषणा नहीं किया कि मैं स्वतंत्र राज्य हूं, और लेकिन यह अपने मन से स्वतंत्र राज्य की तरह ही कार्य कर रहा था। ठीक है, 1717 से 1727 तक जैसे ही बना सूबेदार, तुरंत स्वतंत्र राज्य इसने घोषित कर दिया, अप्रत्यक्ष तरीके से, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक तरीके से। ठीक, अब देखिए, इसने फिर राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, और वहां का सबसे बड़ी भूमि, जागीर भूमि जो थी, वो इसने उससे जागीर भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। ठीक है, अब जब खालसा भूमि में ये तब्दील कर दिया, तो उस भूमि को जब यह रेंट पे देगा, ठीक है, उसका राजस्व ये प्राप्त करेगा। ठीक है, अब देखिए, उसने इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था लागू कर दिया राजस्व को बढ़ाने के लिए, और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए उसने तकावी ऋण भी देना शुरू कर दिया। और उसकी मृत्यु देखिए 1727 में जाता है। 1727 में उसकी मृत्यु होने के बाद उसका इस मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका बनता है दामाद, जो कि उसका भतीजा भी था। ठीक है, दामाद भी था और भतीजा भी था। वह बनता है शुजाउद्दीन। 1727 से 1739 तक यह राज करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका पुत्र गद्दी में बैठता है, जो 1739 में सरफराज, ठीक है, खान। अब देखिए, 1700 जब ये बना, तो ये सरफराज जब बना, तो इसने वहां, अब इसका था जो सेनापति था, यह था अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां 1740 में क्या कर दिया, विरोध कर दिया, मतलब कि इसे अबदस्त कर दिया। अबदस्त कैसे किया, देखिए, ये सूबेदार था, पहले बिहार का सूबेदार था, और इसका सेनापति था, और गिरिया का युद्ध में इसने इसको हरा दिया। इसे कहीं कहीं घेरिया भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद देखिए, सरफराज को हराया। फिर देखिए, मुगल सम्राट को इसने 2 करोड़ रुपए नजराना दिया, और नजराना देने के बाद इसने पूरा वहां का नवाब का पद ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब देखिए, ये हमेशा इसके ऊपर मराठों का हमला होता रहता था। ये हमला से परेशान होकर उड़ीसा का एक बड़ा प्रांत दे देता है मराठों को, और चौथ भी देने का वादा करता है। ये सब मिलाकर इसने संधि कर लिया, उड़ीसा का एक बड़ा प्रांत और वार्षिक चौथ, ये देकर इसने 1751 में संधि कर लेता है मराठों से। ठीक है, अब देखिए, यह इसने ही अलीवर्दी खां ही अंग्रेजों को कलकत्ता में और फ्रांसीसियों को चंदनगर में क्या करता है, किले बनाने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, अनुमति नहीं देता है, किलेबंदी मतलब किलेबंदी की अनुमति नहीं देता है। अब देखिए, यूरोपियों की उपमा यह बोलता क्या है कि यदि अंग्रेजों को छेड़ा ना जाए, यदि उन्हें का मतलब है अंग्रेजों को, यदि अंग्रेजों को छेड़ा ना जाए, तो वह शहद देगी,
ठीक है, लेकिन तू छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेगी। समझ रहे, ये समझ गया था अंग्रेजों के पास बहुत पैसा है, ठीक है। और वह बहुत, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, आगे मैं बताऊंगा अंग्रेजों के बारे में। 1756 में देखिए अलीवर्दी खां की मृत्यु जाती है। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका जो दौहित्र रहता है, दौहित्र का मतलब होता है पुत्री का पुत्र, ठीक है, पुत्री का पुत्र को दौहित्र बोलते हैं। तो दौहित्र सिराजुद्दौला बनता है क्या, उस यहाँ का नवाब बंगाल का। अब नवाब नवाब जब ये बनता है तो इसकी एक मौसी थी, क्या है, घसीटी बेगम, और एक पुड़िया का नवाब था शौकत जंग। ये दोनों ही इसके बहुत विरोधी थे, ठीक है। उसके साथ साथ इसका जो मेन शत्रु था मीर जाफर, जो कि ये बंगाल का सेना नायक था, मीर जाफर ये था। मतलब कि जाहिर सी बात है, इतना विरोध और ये शत्रु होने के मतलब कि ये चाहते, मतलब कि तीनों लोग चाहते थे कि सिराजुद्दौला नवाब ना बने, ठीक है। अब आगे देखिए, जब ये प्लासी का जब युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, तो ये तीनों लोग क्या करते हैं, साथ देते हैं, किसका, अंग्रेजों का साथ देते हैं। तीनों लोग कौन कौन, घसीटी बेगम, शौकत जंग और मीर जाफर, तीनों लोग साथ देते हैं उस अंग्रेजों का। और जाहिर सी बात, जब साथ दिए तो हार गए, ठीक है। कौन, सिराजुद्दौला हार गया। हारने के बाद देखिए क्या हुआ, प्लासी पराजय के बाद नवाब बनाया गया मीर जाफर को, सेना नायक को, ठीक है, सेना नायक को बनाया गया। और ये कठपुतली था, अंग्रेजों की सारी बात मानता रहता था, ठीक है। अब जिसे क्लाइव का गिरल भी कहते हैं। देखिए बनाया, आगे बनाया कैसे मीर जाफर को, क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों को सालाना पैसा देने का किया था ना, क्योंकि सिक्योरिटी वाला, क्योंकि इसका जो मीर जाफर का जो भी सिक्योरिटी वाला देख रेख था वो अंग्रेज ही करते थे, ठीक है। हालांकि बाद में इसे हटा देते हैं। देखिए जब ये दे नहीं पाता है, वार्षिक जो तय हुआ था दे नहीं पाता है, तो इसे हटा देते हैं अंग्रेज। हटाने के बाद 1700 देखिए 60 से 63 तक मीर कासिम को बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैसा दे दिया, देने का वादा किया कि मैं आपको इतना दूंगा, आप मुझे सिक्योरिटी दीजिए, नवाब बनाइए, ये देता है। और देखिए फिर इसने क्या किया, ये जो राजधानी थी बंगाल की मुर्शिदाबाद, ये उसको हटाकर कहाँ लेके चला गया, मुंगेर। अब मुंगेर पे ले जाने के बाद ये वहां पर तोप व बंदूक कारखाना, ठीक है, करता है। और क्या नाम है कि जो विदेशी कोई विदेशी से मिलकर यह सेना का पुनर्गठन करने लगता है, ठीक है। अब देखिए आगे बताता हूँ कैसे बक्सर का युद्ध हुआ, कैसे मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम कैसे हुए। और देखिए इसके सिराजुद्दौला के ही काल में एक घटना हुई, ब्लैक होल, ठीक है, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी है हालवेल, इसने ही यह घटना का चर्चा किया है कि इसने बताया था कि ये घटना देखिए याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, इस एक कोठरी में, छोटी सी कोठरी में 150 अंग्रेजों को यह सिराजुद्दौला बंद कर देता है, ठीक है, जिसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचते हैं, ठीक है, जिंदा बाहर आते हैं उस कोठरी से। समझ रहे हैं आप, तो ब्लैक होल घटना का नाम दिया किसने, हालवेल ने। यहाँ तक नोट कीजिए, आगे देखते हैं फिर। तो देखिए जब मीर कासिम जब बना तो वह क्या किया, मुंगेर को अपनी राजधानी बना दिया, मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके, ठीक है। फिर वहां किसी विदेशी आदमी के सहायता से उसने तो खाना बंदूक बनाना शुरू कर दिया था और सेना का पुनर्गठन शुरू कर दिया था। इसको देखते हुए फिर ब्रिटिशों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि उसे अबदस्त कर दिए, ठीक है। अब वो अबदस्त जब वो उसे कर दिए तो वह चला गया अवध के नवाब के पास, ठीक है। और देखिए अवध का नवाब कौन था उस टाइम, सुजाउद्दौला था, ठीक है। और यह शाह आलम दूती भी इसी के पास रहता था, ठीक है। और एक कौन था, यह आप लोग को शायद पिछले वाले में याद होगा कि नहीं होगा, अल्लाह कि इसने बिहार में रहते हुए ही अपने आप को उस आलमगीर का पुत्र था, अपने आप को शाह आलम का उपाधि देकर नाम पर, शाह आलम दूती के नाम पर इसने अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया था, ठीक है। लेकिन यह कभी गया नहीं, यहाँ पे ही रहता था सुजाउद्दौला के पास, ठीक है। अब देखिए अब मीर कासिम यहाँ इनके पास गया, इनके पास जब गया तो वह फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ठीक है। तब इसमें अंग्रेजी विजय हुआ। हालांकि ऐसा बोला जाता था कि अंग्रेज नहीं जीत पाते, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ जीत नहीं पाते, क्योंकि वो पहले से सेनापति और बहुत लोग सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिए थे, मिले हुए थे अंग्रेजों से, इसलिए नहीं तो ब्रिटिश नहीं जीतते, ठीक है। लेकिन बक्सर के युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेजों
कम नहीं थे, ठीक है, अंग्रेज कम नहीं थे, उनके पास भी शक्ति थी और कुशल थे, ठीक है, युद्ध करने में। अब देखिए जब वह विजय हुए तो उनका जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अब जब जब ये जीत गए तो फिर इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, इसे भी याद रखिएगा, 1765 में संधि हुई। अब देखिए उस टाइम तो बंगाल के अंदर ही बिहार उड़ीसा सब आते थे, ठीक है, इससे बाद में हम लोग नया प्रांत बना, वो बना, ठीक है, राज्य, लेकिन पहले इसके अंदर आते थे, थोड़ा बहुत उधर उधर एरिया बटा हुआ था बस। अब बंगाल बिहार उड़ीसा की सारी 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 जो दीवानी थी, दीवानी समझते हैं कि राजस्व वसूली वाला, तो ये सारी किसको मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। अब देखिए जब फिर ये मिल गया उनके पास, तब उनके पास जो बाहर से पैसा वो अपने वहां से मंगाते थे, ठीक है, यूरोप से मंगाते थे, अब वो नहीं मंगाएंगे, अब वो इसी के यहाँ के पैसे से यहाँ ही बिजनेस करेंगे, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए फिर इनमें जो पहले आगे आगे पता चलेगा कि यहाँ से ही शुरू हो गया था पैसे का, इंडिया का जो पैसा है वहाँ इसका निर्गमन शुरू हो गया था। आगे जब मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी पूरा आगे चलेंगे हम लोग 20वीं शताब्दी में, तब वहां देखा जाएगा। जैसे यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ से पैसा जाना शुरू हो गया था। अब देखिए फिर जब मीर कासिम को अपदस्त कर दिए थे सब, तो फिर मीर जाफर को बनाए, फिर उस नजमुद्दौला, फिर लास्ट वाला सैफुद्दौला, ठीक है, ये सब बने, लेकिन ये सब केवल नाम के थे, ठीक है, सब कुछ यही लोग संभालते थे ब्रिटिश वाले। अब उसके बाद देखिए हमारा जब अगला स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ वह है अवध। ये भी सूबेदार था, ठीक है, सादत खान सूबेदार था, इसको उपाधि मिली थी बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली थी, ठीक है, और कब क्यों मिली थी, क्योंकि यह सैयद बंधुओं के खिलाफ ये षड्यंत्र में बादशाह के साथ था, तो बादशाह ने इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी, ठीक है। अब देखिए यह 1722 में फिर इसे सूबेदार का पद भी मिला, ठीक है, और उसने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। किसको, अवध को। अब देखिए 1723 में इसने राज्य बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया, रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। बंदोबस्त में क्या रहता था कि कोई एक लोग ही वो उस एरिया का लेंगे, उतारेंगे राजस्व, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद शाह इसको 7,000 का मनसब दिया था और उपाधि बुरहान उल मुल्क दिया था, ठीक है। अब 1739 में मोहम्मद शाह इसे क्या नाम है, शहादत खां को मोहम्मद शाह ने 1739 में जब नादिर शाह आया था आक्रमण करने, तो उससे लड़ने के लिए इसे बुलाया था, ठीक है। अब 1739 में फिर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु हो जाने के बाद इसका उत्तराधिकारी भतीजा और दामाद दोनों को बनता है सफदर जंग, ठीक है। पिछले वाले में भी ऐसा ही था, तो उसका दामाद बना था, इसमें देखिए इसका भतीजा मतलब कि वही बना क्या नाम है कि जो भतीजा मतलब चाचा का छोटे भाई या बड़े भाई का वो बेटा, वही बना दामाद सफदर जंग। अब देखिए इसका जो असली नाम था सफदर जंग का, वह नाम था अब्दुल मसूर, ठीक है, अब्दुल मसूर खां। देखिए ये सफदर जंग का ही नाम था, ठीक है, उत्तराधिकारी ये बना। अब देखिए सफदर जंग इसने एक लखनवी तहजीब इसने शुरू किया, ठीक है, ये याद रखिए क्या पूछता है, लखनऊ तहजीब इसने शुरू हुआ इसी के काल में, और 1748 में मोहम्मद शाह ने वजीर इसको बना दिया, ठीक है। 1748 में मोहम्मद शाह ने इसे वजीर का पद दिया और इलाहाबाद का प्रांत भी इसी दिया, ठीक है। जब यह देखिए नवाब जब यहीं से शुरू हुआ, जब इसे ये पहले तो नवाब ही थे, ठीक है, लेकिन जब इसे नवाब और वजीर का पद मिल गया तो इसे नवाब वजीर कहना शुरू कर दिए। ये देखिए पहला था, ठीक है, जिसे पद मिला नवाब वजीर इसे कहा गया। अब देखिए 1754 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, सादत खां की मृत्यु हो जाती, इसकी सफदर जंग की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गया 1754 में। 1754 के बाद इसका उत्तराधिकारी जो बनता है सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला वही देखिए सुजाउद्दौला यही है ना, सुजाउद्दौला यही, समझ में आया, यही बना। फिर 1700 उत्तराधिकारी बना सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला यही जो अली गौहर शरण दिया था शाह आलम द्वितीय को, यही शाह आलम का जो नाम है अली गौहर, लेकिन इसने जब मुगल बादशाह बना तो इसने शाह अली गौहर का नाम शाह आलम द्वितीय के नाम से बना था, ठीक है। देखिए यहाँ पर शाह आलम द्वितीय यही है, यहाँ पर ये भी इसको शरण दिया हुआ था। और फिर इसी ने मीर कासिम को देखिए यहाँ सहायता दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखिए जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, कौन दिया था, सुजाउद्दौला ने दिया था, सुजाउद्दौला ने साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली जो 1761 में पानीपत का
युद्ध हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1764 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, और तो इसने यही वहां मैंने बताया ना, इसने मीर कासिम का साथ दिया था बंगाल, ठीक है। यही सब हम देखिए, मृत्यु जब इसका हुआ, मृत्यु के बाद इसका नवाब कौन बनता है? आसफुद्दौला बनता है। इस जब सिराजदौला की मृत्यु हो जाता है तो उस नवाब कौन बनता है? आसफुद्दौला अवध का नवाब बनता है। इसने जो राजधानी फैजाबाद था, अवध का राजधानी फैजाबाद था, उसे कहाँ कर लिया? लखनऊ कर लिया। याद रखिएगा, इसने लखनऊ को राजधानी को चेंज कर दिया, लखनऊ बना दिया था। अब देखिए, इसी ने फिर वहां लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ के अंतिम जो नवाब थे वह थे वाजिद अली शाह। 1747 से लेके 1847 से लेकर 1856 तक सबसे अंतिम। अब इसी ने क्या किया कि उस समय गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसी ने आउटरम रिपोर्ट एक बनाया, सरकारी रिपोर्ट होता है जिसमें ये उसको मतलब कि इसमें क्या लिखा रहता था कि अवध अवध का कुप्रशासन कर रहा है कौन? वाजिद अली शाह अवध पर कुप्रशासन कर रहा है, मतलब कि उसका आरोप लगा देता है, ठीक है। आरोप लगा देता है, और आरोप लगाने के बाद 1856 में अवध को मुगल साम्राज्य में विलीन कर लेता है, मतलब कि अपने मिला लेता है। तो फिर अवध किसका हो गया? पूरा अंग्रेजों का हो गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है। तो देखिए, अब हम हैदराबाद देखेंगे, ठीक है। हैदराबाद का जो स्वतंत्र राज्य घोषित करने वाला बना हुआ था चिनकिलीज खां, ठीक है, जो कि आसफ जाही वंश का था, ठीक है। ईरानी गुट का यह था। इसका ये निजामुल मुल्क इसे उपाधि मिला था। मोहम्मद शाह ने इसे 1722 से 1720 से 22 तक इसे दक्कन का सूबेदार घोषित किया था, ठीक है। लेकिन जैसे यह देखा कि धीरे धीरे मुगल जो साम्राज्य वह कमजोर हो रहा है, मोहम्मद शाह कमजोर हो रहे हैं, तो तुरंत 1724 से यह स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसकी घोषणा खुलेआम यह करता नहीं है, बाकी लोगों की तरह घोषणा नहीं करता है स्वतंत्र। अब देखिए, अब यह हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाता है, और इसके में एक हिंदू कार्य करते थे दीवान के रूप में पूरन चंद्र, ठीक है। अब देखिए, इसने अपने किसानों को जो थे उनकी स्थिति सुधारने के लिए जागीरदारी प्रथा करता है, और क्योंकि वो बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको समाप्त करने के लिए 1724 में देखिए इसने मुगल एक सूबेदार विरोधी था, ठीक है, उसे पराजित करता है, ठीक है। और फिर इसी के एवज में जो मोहम्मद शाह होते हैं इसे बना देते हैं दक्कन का वायसराय, ठीक है, और इसे आसफ जहां का उपाधि देते हैं। 1748 में इसका मृत्यु हो जाता है। फिर यह हैदराबाद आंतरिक संघर्ष में जूझता रहता है। अब देखिए, हैदराबाद के अंतर्गत ही कर्नाटक था, मतलब कि कर्नाटक हैदराबाद के अंदर, मतलब कि इसके अंदर कार्य करता था, मतलब कि यह भी इसके अंदर आता था। लेकिन देखिए क्या हुआ बाद में कि जब यह मृत्यु इसका हो गया और यह कमजोर जब हो गया, तो मुगल दक्कन का ये भी स्वतंत्र हो जाता है। अब देखिए, कर्नाटक क्या था? ये मुगल दक्कन का एक सूबा था, ठीक है। सूबा मतलब एक क्षेत्र, सूबा था, और यहाँ के सूबेदार को नवाब भी बोला जाता था, ठीक है, पहले से ही। हैदराबाद से स्वतंत्र किसने कराया था? सआदुल्ला, ठीक है, सादतुल्ला खां, इसी ने के नेतृत्व में यह कर्नाटक हैदराबाद से स्वतंत्र हुआ, ठीक है। अब इसने जब स्वतंत्र हो गया तो इसने अकार्ट को इसने राजधानी बनाया, ठीक है, और इसके इसे यहाँ पे भी उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। अब संघर्ष शुरू हो गया। अब देखिए, संघर्ष शुरू हो गया तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों इसमें हस्तक्षेप करने लगे। हस्तक्षेप का मेन रीजन यही था क्योंकि इन्हें प्राप्त करना था एरिया, और ये दोनों चाहते थे कि यहाँ के पैसे से ही यहाँ करे, और जब हस्तक्षेप करेंगे तो जो नवाब बनेगा वह इनको सहायता करेगा, उन्हें और बिजनेस करने में फायदा होगा, ठीक है। इसलिए दोनों हस्तक्षेप करने, इसलिए कर्नाटक युद्ध भी हुआ, ठीक है, उसको आगे बताएंगे। अब देखिए, फिर आगे नवाब बना मोहम्मद अली, ठीक है, उत्तराधिकारी ये था, यह बना। फिर यह इसी पर जो वेलेजली था, अंग्रेज वेलेजली था, इसे षड्यंत्र ये बोला कि यह हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, षड्यंत्र का आरोप लगाकर राजगद्दी से इसे छीन लिया, राजगद्दी छीन लिया, हटा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में कि विद्रोह करके जो स्वतंत्र राज्य हुए, ये तो राज्य हमारा था कि जो अधिकारियों को मुगल अधिकारियों के द्वारा स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जो विरोध करके
स्वतंत्र हुए। ठीक है, यहाँ तक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।